हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। मैं हूं रवि सर और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसके लिए चलते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। उस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, गैस भर दिया। अब इसमें गैस भर दिया है हमने, ओके, इस कंटेनर में। तो अगर मैं इसको हीट देता हूं, तो अगर मैंने हीट सपोज dq इतनी हीट इसको सप्लाई की है नीचे से, dq हीट d, तो क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इसका जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट करके रखा है। ये एक बन कंटेनर है ना, क्लोज कंटेनर है, तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, जो गैस है वो बाहर नहीं निकल सकती, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है मैंने, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिमिलरली the amount of heat supplied is directly proportional to mass of this gas। तो या तो आप मास ले लो या तो फिर नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स गैस, अभी मैं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूं, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स गैस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी, तभी रिक्वायर्ड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करनी है वो इसके प्रोपोर्शनल भी है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन dt के। अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू एन सी dt। अब यहाँ पे c जो है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 होंगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये थर्मल एक्सपेंशन में आपका हो चुका है, और वहां पे आपने यहाँ पे यम लिखा देखा होगा, तो यही फॉर्मूला आपने इस फॉर्म में देखा होगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। वहां पे डेल्टा टी यानी ये dt है, चेंज इन टेम्परेचर, ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, यम इज मास एंड सी इज अगेन स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट था। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा 1/n dq/dt, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो, हम जो स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए होती है, इसलिए मैंने ये ले लिया यहां पे n इज इक्वल टू 1। या तो ये यूनिट मास के लिए डिफाइन किया जाता है या तो फिर 1 मोल के लिए, है ना। तो उसकी डेफिनेशन ही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो n है उसकी वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा dq/dt। अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, ये तो c के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है दोस्तों तो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता। जो अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई की है उसमें वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, फिर क्या बढ़ेगा, क्या होगा, तो भाई यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। मोलेक्यूल, देखो आप हीट दे रहे हो, हीट किसको मिलेगी, मोलेक्यूल्स को, तो मोलेक्यूल क्या करेंगे, मोलेक्यूल भागना स्टार्ट करेंगे। जब भी टेम्परेचर मिलता है वो क्या करते हैं, वो एक्शन में आ जाते हैं, वो भागते हैं, तो उनका मोलेक्यूलर स्पीड बढ़ता है, तो मोलेक्यूलर मोशन बढ़ेगी। यहाँ पे मोलेक्यूलर मोशन बढ़ेगी, और हमें पता है मोलेक्यूलर मोशन बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी इसका टेम्परेचर, क्योंकि हमने देखा है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी क्वेश्चन अभी अभी आया हुआ था, मुझे लगता है 2019 में, कि अगर आप उसको हीट दोगे तो उसके किस चीज में इंक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में उसका इंक्रीज होगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट जो आप सप्लाई करोगे वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और हमने हमारे पिछले वीडियो में ही देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो मोलेकुलर मोशन की वजह से बढ़ती है, तो एक्चुअल में वो क्या है, तो वो है उसकी इंटरनल एनर्जी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मोलेकुलर मोशन, तो मोलेकुलर मोशन बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट आपने जो दिया ना, वो एक्चुअल में उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं du/dt, वेयर u इज द इंटरनल एनर्जी। इसको कैपिटल यू में लिखते हैं, है ना, तो आपको समझ में आएगा। तो यू है इंटरनल एनर्जी, तो C का फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ पे du/dt, है ना।
लेकिन ये कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में ये फॉर्मूला आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज C इज इक्वल टू dq बाई dt। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो ये चेंज जो इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो प्रकार के स्पेसिफिक हीट है जो हम यहां पे डिफाइन करते हैं। पहला जो है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसके लिए हमने फॉर्मूला देख लिया। अब और एक स्पेसिफिक हीट होता है जो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आप इस्तेमाल करोगे मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला, तो मेयर्स फॉर्मूला क्या है? मेयर्स फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद रखना कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ज्यादा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, इस पे आपने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करोगे वो हीट एक तो उसका इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाएगी, साथ में क्या करेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाएगी, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अलग से हीट लगेगी और टेम्परेचर उतना ही बढ़ाने के लिए अलग से हीट लगेगी, यानी डबल आपको हीट लगने वाली है। इसलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम से, जो कि हम थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये मेयर्स फॉर्मूला आप याद रखो, इसको भी हम थर्मोडायनामिक्स के जब वीडियोस बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये Cp माइनस Cv कैसे आया है, मेयर्स फॉर्मूला कैसे आया। फिलहाल के लिए आप उसको याद रखो ताकि आप Cp निकाल पाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको निकालते हैं। पहले मैं जनरलाइज फॉर्मूला बना लेता हूं। तो जनरलाइज फॉर्मूला हमारा ये, इसके लिए बनाने के लिए देखो हमें U चाहिए। तो U का फॉर्मूला हमारे पास है, हमने हमारे इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि U का फॉर्मूला है Na/2RT, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। अब देखो हम ये जो स्पेसिफिक हीट निकालते हैं वो 1 मोल के लिए निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सिर्फ 1 मोल के लिए हम निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट है, तो हम N को हमेशा 1 रखेंगे। तो U का जो फॉर्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे वो होगा F/2RT। ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 1। जो देखो स्पेसिफिक हीट जो डिफाइन होती है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, या तो फिर यूनिट मास के लिए डिफाइन होती है, इसलिए वो हमेशा 1 रहेगा। तो आप चाहे 2 मोल हो, 10 मोल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्पेसिफिक हीट है वो सेम ही होती है। हाँ, इंटरनल एनर्जी उसके मास पे या तो फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, बट स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ये याद रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसी पॉइंट के ऊपर है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, है ना। तो आपको इसको मिस नहीं करना है। याद रखो कि आप स्पेसिफिक हीट में जो इंटरनल एनर्जी लोगे वहां पे N को हटा दोगे, F/2RT। चलो अब आपको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है इंटरनल एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं du/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ F/2RT। अब देखो यहां पे डिफरेंशिएशन जब करना है तो आपको देखना है कि वेरिएबल्स कौन से और कांस्टेंट कौन से। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F2 भी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और ये जो T है ये सिर्फ वेरिएबल है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो d/dt ऑफ T, ये dt कट हो गया और ये आंसर आया आपका F/2R। तो आपको du/dt मिल रहा है F/2R, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मिला FR/2। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां से देखो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आएगा Cv प्लस R, ऐड हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा Cp इज इक्वल टू FR/2 यानी Cv प्लस R। यहां से R कॉमन निकाल लिया तो F/2 प्लस 1 R, ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर Cp। अगर आपको स्पेसिफिक हीट रेशियो निकालना है गैमा, तो आप कैसे निकालोगे, गैमा इज दी स्पेसिफिक हीट रेशियो। कई बार निकालने को आता है, तो स्पेसिफिक हीट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने साउंड में भी देखा होगा,
बहुत सारे चैप्टर्स में ये आता है। तो वो होता है CP/CV स्पेसिफिक हीट रेशियो। CP क्या है आपका, CP का फॉर्मूला है F/2 + 1R अपॉन CV का फॉर्मूला है F/2R। R कट हो गया यहाँ पे, और इसको मैं अभी इधर लिख लेता हूं। अगर आपने ये लिख लिया होगा तो मैं उसको रफ कर देता हूं अभी। चलो ठीक है, शायद आपने ये लिख लिया है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो जो गामा का फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों वो आएगा, देखो F/2 से इसको डिवाइड करो तो F/2 को F/2 से डिवाइड कर दिया आपने तो ये आया 1 प्लस 1/F/2, यानी ये आएगा उल्टा हो जाएगा 2/F। तो ये मिल गया आपको गामा का फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट रेशियो। ये भी अभी 1-2 साल पहले ये भी आ चुका है एग्जाम में, है ना। नीट के एग्जाम में आया था, मुझे लगता है 2015 की जो नीट 2015 में डिराइव करने के लिए ये आया था, ठीक है। यानी आपको ऐसे डिराइव करना था, आपको ऑप्शंस दिए थे, स्पेसिफिक हीट रेशियो पूछा था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में, और 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको ये ऑप्शन चूज करना था। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। अभी बस आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। अगर आपको मोनो एटॉमिक के लिए निकालना है तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, तो बस यहां पे पुट अप करो तो CV क्या आ जाएगा आपका, CV आएगा 3/2R। CP क्या आएगा, CP इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में 3/2 + 1 ये हो जाएगा 5/2R, 5/2R। और स्पेसिफिक हीट रेशियो तो आप या तो CP/CV कर दो, तो CP/CV किया तो ये 5/3 आ जाएगा, 2 कट हो जाएगा, RR कट हो जाएगा। तो ये आया मोनो के लिए, है ना, मोनो के लिए। सेकंड जो है वो है, देखो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लिख के भी निकाल सकते थे, F इज इक्वल टू 3, तो 2/3 + 1, इसको अगर आप करोगे तो आपको 5/3 मिलेगा। अब आपको डायटोमिक के लिए चाहिए, तो डायटोमिक के लिए भी आप निकाल सकते हो। डायटोमिक के लिए जो F होता है वो होता है 5 फॉर रिजिड। अगर रिजिड मोलिक्यूल है तो F कितना आ जाएगा, 5, तो CV आएगा आपका 5/2R और CP आएगा 7/2R। तो गामा आ जाएगा दोनों का रेशियो CP/CV, ये आएगा 7/5। RR कट 2 कट हो चुका है, तो ये R इज इक्वल टू 7/5 आया यहाँ पे। ये किसके लिए है, डाई के लिए है, ओके। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा कुछ 1.66 और ये आएगा 1.4 अप्रॉक्स, ओके। तो थर्ड, अगर आपको इसी में, अगर ये रिजिड मोलिक्यूल नहीं है डायटोमिक में, यानी वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट है, तो हमें पता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 होते हैं। तो मैं नॉन रिजिड के लिए लिखता हूं, नॉन रिजिड के लिए F कितना है, 7 है। तो F अगर 7 है तो चलो अभी इधर मैं लिख लेता हूं। ये लिख लिया आपने, लिख लिया। अगर होगा इसको तो मैं रफ कर देता हूं, नहीं लिखा है तो लिख लो, वीडियो को पॉज करो और उसको लिख लो, ठीक है। तो चलो यहां पे मैं लिखता हूं, नॉन रिजिड के लिए F इज इक्वल टू 7 है, तो CV का फॉर्मूला क्या आएगा, तो CV इज इक्वल टू क्या आएगा, F इज इक्वल टू 7 है तो 7R/2, ये हो गया आपका CV। और CP जो है वो आएगा आपका 9R/2, तो दोनों का रेशियो ले लिया आपने CP/CV, तो ये आएगा 9/7। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो ये कितना आएगा, 7 1 7, रिमेन 2 पे लिया 0, 7 2 14, 6 पे लिया 0, 8 1.28। ये किसके लिए है, नॉन रिजिड, है ना, नॉन रिजिड यानी जिसमें वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट है। अभी आपको और निकालना है तो आप निकाल सकते हो ट्राई के लिए। तो थर्ड हम निकालेंगे ट्राइएटॉमिक गैस में अगर आप रिजिड लेते हो, रिजिड नहीं लीनियर अगर लेते हो, लीनियर मोलिक्यूल्स जैसे कि CO2 वगैरह अगर आप लेते हो, तो लीनियर मोलिक्यूल्स के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर को, यानी लो टेम्परेचर को। तो वहां पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो यही आएगा।
CV आ जाएगा आपका 5R/2, CP आएगा 7R/2 और गैमा आ जाएगा 7/5 यानी 1.4। अगर यही नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर के लिए क्या आएगा? तो नॉन लीनियर के लिए ये आएगा F इज इक्वल टू, नॉन लीनियर के लिए F इज इक्वल टू कितना होता है? तो हमने देखा था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हमने देखा था F इज इक्वल टू 6 होता है। अगर आपने लोअर टेम्परेचर को एज्यूम किया, यानी आपने ऐसे एज्यूम किया कि एक भी वाइब्रेशनल मोड वहां पे प्रेजेंट नहीं है, एक वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करता है, याद रखना। तो यहाँ पे एक भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने वाइब्रेशनल मोड का नहीं लिया है। तो नॉन लीनियर में F इज इक्वल टू 6 होगा। तो जो CV है वो CV कितना होगा? वो होगा 6R/2 यानी 3R, और जो CP है वो होगा 3R + R 4R, और जो गैमा होगा वो कितना होगा? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए वो होगा 4R/3R, RR कट 4/3 यानी 1.33। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे देखो जो गैमा है मोनो का वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, जो डायटोमिक का है वो उससे कम है, और जो ट्राई एटॉमिक का है वो उससे भी कम है ना। तो आप इसको यहां पे याद रखोगे 1 2, ये डायटोमिक का मैंने इसके लिए ट्राई एटॉमिक लीनियर का है, हमने अगर नॉन लीनियर का लिया तो ये 1.33। तो तीनों को ऑब्जर्व करो, आपको मिलेगा मोनो एटॉमिक का जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है वो सबसे ज्यादा होता है, डाई एटॉमिक का उससे कम होता है, और जो ट्राई एटॉमिक है उसका उससे भी कम होता है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया दोस्तों अभी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले कैसे। तो चलो अभी एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं, है ना। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड, तो अगर आपको सॉलिड्स के लिए निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो सपोज आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड। तो सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो देखो सॉलिड कैसे होते हैं, तो सॉलिड के जो मोलिक्यूल्स है वो अरेंज होते हैं और फिक्स होते हैं, यानी ऐसे अगर मोलिक्यूल्स है तो ये जो सारे मोलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बाइंडेड रहेंगे, है ना, बाइंडेड रहेंगे एक दूसरे से। तो ये जो मोलिक्यूल है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। हमें पता है कि सॉलिड्स में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिक्स जगह होती है उनकी और वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते। ठीक है, तो हम ये मॉलिक्यूल को एज्यूम करते हैं, ये मॉलिक्यूल को हर साइड में मॉलिक्यूल्स मौजूद है और ये मॉलिक्यूल कहीं पे नहीं जा सकता, यानी उसके जो एटम्स है, सॉलिड के जो भी एटम्स है वो एटम्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो ये जो एटम्स है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, जब भी उनको एनर्जी दी जाती है तो वो मूव तो नहीं कर सकते, जैसे गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, लेकिन ये मूव नहीं करते। ये मूव नहीं करते तो क्या करते हैं, तो जब भी उनको टेम्परेचर मिलता है तो ये वाइब्रेशंस करते हैं, अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करने, क्योंकि वो निकल तो नहीं सकते, वहां से बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल चले जाते हैं वैसे इसके नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं। अब जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये वाइब्रेट किस डायरेक्शन में कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मोड्स है जिसमें ये कर सकते हैं। तो देखो ये तो पहले वाइब्रेशन कर रहे हैं और ये कितनी डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर सकते हैं, तो ऑल 3 डायरेक्शन। हमें पता है ट्रांसलेशनल की 3 डायरेक्शन होती है, एक्स वाई जेड, तो या तो एक्स डायरेक्शन में, या तो वाई, या तो जेड, तो तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो इसकी जो भी इंटरनल एनर्जी होगी सॉलिड्स की, वो सॉलिड की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थिंक करो इस पे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है, 1 मोल की बात करेंगे इसके लिए भी। तो जो फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का अभी अभी देखा हमने, तो वो है F/2R। अब देखो यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उसको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी जो वाइब्रेशनल मोड है वो कितने 3 है। लेकिन याद रखना हमने अभी अभी देखा था कि जो वाइब्रेशनल मोड है वो
2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करता है। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमारा लेक्चर है उसमें भी बताया था, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक वाइब्रेशन, एक डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करता है। वैसे यहां पे कितने वाइब्रेशन के मोड है? 3, यानी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो सकता है। तो हर एक क्या करेगा? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करेगा, यानी कितने हो जाएंगे टोटल? 2 into 3, तो ये हो जाएंगे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और हर एक 2 ऐड करेगा, तो ये हो जाएगा 6। तो ये 6r/2, यहां पे ये आया 3r। तो इंटरनल एनर्जी है आपकी 3r। सॉरी, मैंने यहां पे टेम्परेचर T नहीं लिखा है, तो ये हो गया 3RT। ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड 3RT। अब आपको यहां पे अगर C निकालना है ना, तो सॉलिड्स के लिए CV और CP ऐसे अलग अलग नहीं होते, एक ही स्पेसिफिक हीट होता है। क्योंकि सॉलिड्स में कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर ऐसी 2 चीजें करने की जरूरत नहीं है ना, तो इसलिए इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो भी एक ही होता है, सिंगल होता है। वॉल्यूम को और प्रेशर को ऐसे अलग अलग नहीं होता, एक ही है। तो C का जो फॉर्मूला है वो है du/dt, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3r। तो स्पेसिफिक हीट आया 3r। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हो तो 3 into 8.314, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 24 पॉइंट समथिंग। तो ये 24.9 के आसपास आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट आएगा C का स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है? तो ये R का जो यूनिट होगा वही स्पेसिफिक हीट का यूनिट होगा, क्योंकि यहां पे देखो R है, तो ये आ गया आपका जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये है आपकी स्पेसिफिक हीट 24.9 जूल पर मोल पर केल्विन, ये सॉलिड्स के लिए। तो आप अगर एल्यूमिनियम ले लो, आप कॉपर ले लो, या तो फिर आप लीड ले लो, ये जो सारे मेटल्स है यानी सॉलिड्स है, उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो इतनी होती है। तो ये प्रैक्टिकली हमने जब करके देखा तो भी इतना ही आया। तो ये हमने थ्योरेटिकली सॉल्व किया, तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही हमने जो है वो चेक किए, तो ये दोनों के दोनों सेम ही आते हैं। आप भी करके देख सकते हो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए, जूल पर मोल पर केल्विन, तभी आपको ये आंसर सही मिलेगा, है ना। अगर आप ये पर ग्राम करते हो तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। आया समझ में? अब लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो अगर आप वाटर के लिए निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की निकालनी है तो उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हमें बस क्या करना है, वाटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है और हमें मिल जाएगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैसे निकालेंगे वाटर के लिए? तो वाटर को एज्यूम करो लाइक सॉलिड, सॉलिड की तरह एज्यूम अगर हम करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो वाटर है उसमें एक जो एटम होगा वो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करेगा, तो वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करेगा। तो हमारा वाटर जो है वो लगभग सॉलिड के जैसा ही होता है, इसलिए हम उसको एज अ सॉलिड कंसीडर करेंगे। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो ऐड करेगा, तो उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो 3RT हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वन एटम इज 3RT, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखो कि जो वाटर है, वाटर का जो मोलेक्यूल है वो वाटर का मोलेक्यूल H2O होता है, यानी उसमें एक O और 2 H होता है। तो ये तो एक एटम ऐड करता है इतनी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? एक एटम के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वैसे ही H के पास भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वैसे ही इस H के पास भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो कि क्योंकि तीनों के तीनों क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, है ना। तो 6 के 6 इसके और 6 इसके कितने हो गए? 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आप कितना लिख सकते हो? U इज इक्वल टू 18/2 RT यानी 9RT। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर इज 9RT, इतनी इंटरनल एनर्जी हो गई। वैसे ही एक मोलेक्यूल का 3RT है, सॉरी एक एटम का 3RT है, तो एक मोलेक्यूल में 3 एटम होते हैं, तो 3R2 into 3 ये भी हो गया 9RT।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी अगर 9RT है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब वाटर के लिए भी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा, ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है। लिक्विड्स और सॉलिड के लिए एक ही सिंगल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिफाइन होती है। ओके, तो यहां पे ये आएगा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो du/dt करते हो, डिफरेंशिएट करते हो तो ये आएगा 9R। तो C आ गया आपका 9R, 9 इंटू R की वैल्यू है हमें पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, तो ये आ गया कुछ 74.7 जूल पर मोल पर केल्विन। तो जो C है वो इतना आया। और दोस्तों हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा भी था और ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये पर मोल में है। आपने जो देखा था वो 1 कैलोरी पर ग्राम था या तो फिर 1 जूल पर ग्राम पर केल्विन था, उसको भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये निकालना है पर ग्राम के लिए तो आप क्या करोगे, मोलर मास से इसको डिवाइड कर दोगे, तो C इज इक्वल टू आएगा 74.7 और वाटर का जो मोलर मास है उससे डिवाइड करते हो तो पर ग्राम में आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूं, मोलर मास से डिवाइड करता हूं। मोलर मास H2O का कितना आता है, मोलर मास इस H2O का आता है 18, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट है वो 16 है, इसका 1 है और इसका 1 है, तो ये हो गया टोटल मोलिकुलर वेट 18, इसलिए मोलिकुलर मास कितना आएगा इसका 18 ग्राम। तो अगर आप 18 से इसको डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। और अगर कैलोरी में चाहिए तो हमें पता है कि 4.2 जूल यानी 1 कैलोरी होता है, तो C इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो दोस्तों यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये हमने थर्मल एक्सपेंशन में कई बार इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो आपको पता ही होगा कि जो वाटर है उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो इतना ही होता है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलो अब क्या करते हैं, अब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, प्रैक्टिकली इतना ही आता है हमारा वाटर का और थ्योरेटिकली भी उतना ही आया है। तो ये बिल्कुल हमने जो मेथड काइनेटिक थ्योरी जो डेवलप की है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका प्रूफ है। तो चलो ये वाले फॉर्मूले सब आपको याद रखने हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम इस पे लेंगे वो है JEE 2020 से। तो JEE 2020 से ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों, न्यूमेरिकल है कंसिडर टू आइडियल डायटोमिक गैस A and B at same temperature, molecules of gas A are rigid and have mass m। तो देखो दो डायटोमिक गैस है, A और B ऐसे दो डायटोमिक गैस है, दोनों में से ये जो है A ये कैसा है, रिजिड है और इसका जो मास है वो m है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर को है। और जो दूसरी गैस आपको दी है वो B गैस है, उसमें एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है, तो इसका मतलब ये नॉन रिजिड है ना, ये नॉन रिजिड है यानी क्योंकि इसमें एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है और इसका मास है m/4। तो आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CVA और CVB ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, दोनों का जो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्पेसिफिक हीट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले CVA निकालते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गैस A, हमारा फॉर्मूला है F/2R। ये किसका फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट का। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है, तो A गैस जो है वो डाई एटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस और उसमें रिजिड, तो कितना आएगा, रिजिड है यानी वाइब्रेशनल मोड नहीं है, तो डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है वो 5 आता है, तो इसलिए ये हो गया 5/2R, है ना। अब इसका मास कितना है, m है। मास यहां पे रोल प्ले नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मास यहां पे प्ले नहीं करता, मास आपका कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेसिफिक हीट में। हाँ, अगर ये इंटरनल एनर्जी है तो आपको कंसीडर करना पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स या तो फिर मास। तो ये यहां पे आ गया 5R/2। अब
आपको कांस्टेंट वॉल्यूम को बी गैस के लिए निकालते हैं तो नॉन रिजिड है तो वाइब्रेशनल मोड ऐड हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में भी आपको दिया है। तो एक वाइब्रेशन मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करता है, तो ये हो जाएंगे 5 + 2 7R/2। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। दोनों का रेशियो लेना है आपको, तो दोनों का रेशियो ले लो, तो ये आएगा 5R/2 अपॉन 7R/2, 2 कट हो गया, R कट हो गया, 5/7। तो दिस इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन हो गए, उसमें से ये आंसर आप चूज कर सकते हो। यहां पे भी m/4 कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगा, ये आपको फंसाने के लिए दिया हुआ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखो ये भी JEE 2020 में आया हुआ न्यूमेरिकल है। JEE 2020 में आया हुआ न्यूमेरिकल है। इसमें इसने बताया कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ n मोल्स ऑफ हेलियम। तो आपको क्या करना है, n मोल्स ऑफ हेलियम, इसको मिक्स करना है ऑक्सीजन से, विथ ऑक्सीजन O2। लेकिन उसके मोल्स कितने लेने हैं, 2n। इसके n मोल्स है, इसके 2n मोल्स है। इट्स Cp/Cv वैल्यू विल बी। तो ये जो मिक्सचर होगा ना, उसका Cp/Cv आपको निकालना है। Cp/Cv यानी गामा, ये आपको निकालना है इस मिक्सचर के लिए। ठीक है, तो 2 गैसेस को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद ये जो गामा है वो आपको निकालना है। तो पहले हम Cv निकालेंगे। तो देखो मिक्सचर का Cv अगर आपको निकालना है, थर्मल एक्सपांशन में भी ये फॉर्मूला हमने देखा था। मिक्सचर का Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो अगर आपको निकालना है तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो। तो 2 गैसेस जो आप मिक्स कर रहे हो वो अगर 1 और 2 है, तो N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 बाय N1 प्लस N2, ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज आप इसको डिराइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। पहले इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे और फिर उससे आप इसको निकाल सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है N1, देखो इंटरनल एनर्जी U होता है NF/2RT, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स है आपका, तो ये U1 के लिए N1FRT/2। ठीक है, अब यहां पे देखो U1 इज इक्वल टू N1F/2RT, ये किसकी वैल्यू है, तो F/2RT, इसमें से ये जो F/2R है ये CV की ये CV का है, इसलिए ये C1 यानी स्पेसिफिक हीट है। F/2R ये स्पेसिफिक हीट है और ये T, तो U1 हो गया N1C1T। ओके, U2 क्या आएगा, ये आएगा N2C2T। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसलिए TT हम ले रहे हैं। और जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी U, वो कितनी आती है, तो वो होगी U1 प्लस U2, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी। तो ये क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा। तो सिंपल ऐड मैंने कर दिया इनको दोनों को, तो मुझे जो U इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की मिल रही है वो U1 प्लस U2 यानी N1C1T प्लस N2C2T है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी उसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये जब दोनों ऐड होंगे तो मिक्सचर के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे मिक्सचर के लिए। उनका जो स्पेसिफिक हीट होगा वो हम C मिक्स बोलते हैं या तो फिर CV मिक्स बोलेंगे, है ना। और टेम्परेचर उसका T होगा जब वो कंबाइन होंगे, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम था तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। N1C1T प्लस N2C2T। तो ये जो था T ये कॉमन है तीनों में, इसलिए ये कट हो गया। अब ये जो CV मिक्स है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया N1C1, यहाँ पे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो मैंने यहाँ पे C1 C2 लिया था, आप CV1 CV2 ले सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात चल रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले में देख रहे हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये CV मिक्स आपको मिल गया। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करनी है और आंसर निकालना है। तो आपको
CV मिक्सचर का मिल जाएगा N1। तो पहला जो गैस है उसका N1 कितना है, तो वो N है। CV1 आपको लिखना है, तो CV1 हीलियम गैस हमारी फर्स्ट गैस है, तो उसका CV1 निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है F/2R। अब हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे, यानी इसका आंसर आया 3R/2। तो मैं यहाँ पे CV1 लिख देता हूं 3R/2 प्लस N2। तो नंबर ऑफ मोल सेकंड गैस के कितने हैं, 2N है, और इसका CV2, तो CO जो O2 है इसका CV2 निकालना है। O2 का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है, तो ये डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। तो 5/2R, तो मैं यहाँ पे 5/2R लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, तो N प्लस 2N कितना हो गया, 3। तो मिक्सचर का CV निकल जाएगा। अभी ये हो गया तुम्हारा, देखो ये 3NR/2 प्लस 10NR/2/3N। अभी ये 2 कांस्टेंट, तो ये हो गया 13NR/6N, है ना। तो N कट हो गया और ये हो गया 13/6R। अब आपको क्या निकालना है, यहां पे निकालता हूं। CV मिक्स हो गया, अभी CP मिक्स निकालना है, क्योंकि दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशो निकालना है ना, मिक्सचर का दोनों का रेशो निकालना है। तो CP मिक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये होगा CV मिक्स प्लस R। तो CV मिक्स कितना है, 13/6R प्लस R, ये 13 ये 6 मल्टीप्लाई हुआ, ये 19R/6 है, ठीक है, 19R/6। तो अभी आपको CP मिक्स अपॉन CV मिक्स दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 19R/6 डिवाइड बाय 13R/6, तो 6 कट हो गया, RR कट हो गया, और आंसर आया 19/30। तो ये यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा, है ना। बड़े ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है, JEE नीट में बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, और आपके जो सारे प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटीड बताता हूँ, ठीक है। तो चलो रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।